बतार बोलता है इसमें एफआईआईज का डेटा देख लेते हैं एक बार और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कौन सी खबरें हैं और कौन से ग्लोबल ट्रिगर्स हैं। तो एक बार पहले एफआईआईज का डेटा देख लेते हैं। तो एफआईआईज के डेटा में देखेंगे तो 2100 करोड़ की सेलिंग करके गए एफआईज कल के सत्र में, और डीआई 1700 करोड़ की बाइंग करके ले गए। आज ग्लोबल मार्केट्स का हाल देख लेते हैं, क्या कुछ चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। कौन से शेयर्स हैं जो अच्छा चल रहे हैं, कौन से शेयर्स हैं जो खराब चल रहे हैं, वो भी जायजा लेंगे। तो पहले ग्लोबल मार्केट्स देखें तो यहाँ पर हैंसेंग तेज चल रहा है, कोस्पी तेज चल रहा है, निकाई 1% नीचे है, शंघाई करीब चौथाई आधा % ऊपर है। तो मिला जुला रुझान है, ठीक है, संकेत पॉजिटिव साइड ही ओवरऑल कहा जा सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स में मामूली गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन एक बार देख लेते हैं बढ़ने वाले शेयर कौन से, क्योंकि आजकल मार्केट में कल के सत्र में मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे शेयर्स में मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी बाइंग थी। आज गार्डन री 14% ऊपर आफ्टर रिजल्ट्स, वाओ। बंधन बैंक में करीब 11% का उछाल, सीएट में करीब 9% का उछाल, एमक्योर में करीब 7%, स्वयं कॉप में करीब 6%। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर काउंटर्स में रुझान देखने के लिए मिल रहे हैं आफ्टर रिजल्ट्स। जीआरएससी, बंधन बैंक, सीएट, इन सभी के रिजल्ट्स का सीधा इम्पैक्ट काउंटर्स पर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज गिरे हुए हैं, वीक हैं। कोहेंस करीब 4%, इंडिया सीमेंट, आरईसी, जिंदल सॉ, पीएफसी, इन सभी में करीब 2.5 से 3.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ओवरऑल मार्केट में कुछ एक शेयर्स में प्रेशर भी है, ऐसी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ एक खबरों की तरफ। देखिए, सबसे बड़ी खबर आज की यही कि यूएई 1 मई से ओपेक से बाहर हो रहा है, और ओपेक में फ़िलहाल 12 देश अभी मेंबर्स हैं, और यूएई के बाहर होने के बाद करीब 11 मेंबर रह जाएंगे। और तेल के उत्पादन में ओपेक कंट्रीज़ का जो 12 देशों का तेल का उत्पादन है, उसमें करीब 15% कंट्रीब्यूट करता था यूएई। तो अब ये 15% हिस्सा ओपेक से हट जाएगा। कच्चे तेल की कीमत $110 के पार पहुंच चुकी है, और अमेरिका ने ईरान से जुड़ी 35 कंपनियां और लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं। सभी पर शैडो बैंकिंग नेटवर्क फैलाने के आरोप है। अमेरिकी मार्केट में टेक शेयरों में कल बिकवाली देखने के लिए मिली। रचित भाई, ये बताएं, पहले तेल पर आता हूं। ओपेक से हटना यूएई का, ये तेल के लिए मतलब पॉजिटिव क्यों हुआ? मतलब तेल की कीमतें क्यों चली गई ऊपर, कोई खास वजह? देखिए विवेक सर, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि डोमिनेंस था ओपेक का, और ओपेक हम्म। नेशंस का एक अच्छा डोमिनेंस चलता था। ये हम्म। साथ बैठते थे, कितनी बार हमने आपके हम्म। चैनल पे, आपके शो में भी डिस्कस किया कि अब ये इतना उत्पादन करेंगे और इस तरीके से पूरी चीजें करते हुए आपको देखने को मिलेंगी। हम्म। ये अब कहीं ना कहीं आपको हटते हुए दिखेगा मामला, और ये एक प्रॉब्लम है। और ये हम्म। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप देखें कि अब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, इन्होंने जो एक आपको कारण बताया वो ये बताया कि हम अच्छा आउटपुट कर सकते हैं, बट ओपेक के कंस्ट्रेंट के कारण नहीं कर पा रहे थे, और इस कारण से हम ये सारी चीजें आपसे होते हुए देखेंगे। जब आप सिस्टम के पार्ट होते हैं ना, थोड़ा सा रेगुलेशन रहता है। जैसे ही आप उससे बाहर निकलते हैं, देन यू कैन ट्रेड फ्रीली, प्ले योर ओन गेम्स। तो कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी होगी। और इसमें अभी मैं ये बात बोलूंगा कि सऊदी अरेबिया की पोजीशन थोड़ी सी डाइसी होती है। यूएस के लिए ये पोजीशन थोड़ी सी बेनिफिशियरी हो सकती है, क्योंकि यूएस कंटिन्यूसली, मतलब आप देखें ट्रम्प साहब या जितने प्रेसिडेंट थे, वो ओपेक को बोलते रहते थे कि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसके बावजूद वी डोंट गो हैंड इन हैंड एंड इन सिंक। तो अब यहाँ पे भी एक देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिखती है। इसमें मैं एक और चीज आपको ऐड कर देता हूँ विवेक सर, अभी तक हम ना कोई बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में। एक हम्म। इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि आयरन ड्रोन और कुछ ड्रोन्स और मिसाइल, ये इजराइल ने सप्लाई कर दी है यूएई को। अब अच्छा। ये जो जियो पॉलिटिक्स जो है ना, ये एक अलग किस्म से पूरा का पूरा एक घुमाव आता हुआ दिख रहा है। ईरान इसमें कितना कंफर्टेबल होगा, सऊदी अरेबिया की पोजीशन क्या होगी, हमारा जो वेस्टर्न फोरफ्रंट है ना, वो वापस से अब कुछ नया बनता हुआ दिख रहा है। क्लोजली मॉनिटर जरूर करना होगा, क्योंकि आज तक हमने देखा था कि जितने भी नेशंस थे मिडल ईस्ट के, ये इसराइल के साथ पैलेस्टाइन के सिचुएशन के चलते बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे। अभी नई जो एक डेवलपमेंट हो रहा है, इसको क्लोजली स्टडी करना होगा कि क्या हो रहा है। शरद सर, डेली क्रूड ऑयल से जुड़े हुए शेयर्स पर आपसे बात होती है सर, वही 5-6 शेयर हैं। जरा देख के बताइए आज क्या मूवमेंट है सर सभी में। देखिए, व्यू मोरलेस सेम ही है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गिरावट है काउंटर्स के अंदर। और
अगर आप बीपीसीएल को देखेंगे तो एक सप्लाई जोन जरूर ऊपर की तरफ बना है करीब 320 के आसपास, बेस है नीचे 305, जब तक वो ब्रीच नहीं होता शॉर्ट्स नहीं आएंगे। सिमिलरली एचपीसीएल में भी आप देखिए तो 360 के आसपास एक बेस है, जब तक वो ब्रीच नहीं होता तब तक इसमें फर्दर शॉर्ट्स नहीं आएंगे। और कंसोलिडेशन है, गिरावट जैसा कुछ नहीं है। और आईओसी में भी देखिए तो आप एक बेस बिल्डिंग है करीब नीचे की तरफ 140 के आसपास, जब तक वो ब्रीच नहीं होता। पिछले 15 तारीख से लेकर के 15 अप्रैल के बाद से एक बड़ा कंसोलिडेशन इसके अंदर चल रहा है। निकल जाएगा 150 के ऊपर तो और आप 148 के ऊपर तो आपको 150 155 तक के टारगेट्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है मोरलेस ठीक है। रिलायंस को देखिए ये 1480 की तरफ ये एक अच्छा ब्रेकआउट है रिलायंस में आज, बहुत क्लीन ब्रेकआउट है। कल भी एक अच्छा मूव था, जो क्लीन ब्रेकआउट है इसके अंदर। मुझे लगता है 1450 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और अब ये एक बाय ऑन डिप्स का व्यू यहाँ पर बन रहा है रिलायंस के अंदर। ये जरूर एक बार आपको 1400 के बेस से आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जिनके पास 1300 के बेस से है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है 1450 तक का एक मूव आएगा, उसके ऊपर सस्टेनेंस रहेगा, तब एक शार्प पुल बैक रैली 1600 की तरफ देखने को मिलेगी। रिलायंस में नतीजों के बाद 1313 या 1312 के करीब का लो लगा था और वहाँ से 100 रुपये ऊपर आ चुका है 3 दिन में। अब रिज़ल्ट में लोग कह रहे हैं जी रिज़ल्ट तो अच्छे नहीं आए थे, लेकिन शेयर क्यों चला 100 रुपये। अब बहुत सारे लोग जब कोई रीज़न नहीं मिलता तो जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग जोड़ देते हैं। रचित भाई आप क्या जोड़ोगे रिलायंस के नहीं, चलने में? कुछ भी नहीं जोड़ूंगा, मैं कुछ भी नहीं जोड़ूंगा विवेक सर। और मैं रिलायंस को लेके बहुत क्लियर केस बात ये रखना चाहूंगा कि रिलायंस आप देखें, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर हम चेक करें, मार्च के महीने में भी इसने इन लेवल से ही रिट्रेसमेंट दिखाया था लोअर एंड पे। और आप देखें 1440 लेवल्स पे कहीं ना कहीं इसका एक बार अपसाइड जो है वो अरेस्ट होता हुआ दिखता है और फिर ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। बहुत ज्यादा ही क्राइसिस लाइक सिचुएशन में आ गया था, मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक या अप्रैल सेकेंड वीक में हम देखें 1300 ऑड लेवल्स पे चला गया था। मार्केट के बाउंस बैक के साथ ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इट इज मेयर पार्टिसिपेशन एंड नॉट कि यहां से कोई ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज के लिए आपको इसको थोड़ा सा समय देना होगा। ये 1440 लेवल्स के ऊपर सस्टेन्ड क्लोजिंग और मूवमेंट करता हुआ दिखाया, उसके बाद हम बोलेंगे कोई ट्रेंड चेंज है। टिल दैट टाइम फंसना थोड़ा सा गलत हो सकता है। फंसना थोड़ा सा गलत हो सकता है। और कुछ चीज़ें हैं जो कि रिलायंस के फेवर में भी गई, कुछ चीज़ें हैं जो कि फेवर में नहीं गई, लेकिन काउंटर ने आज पूरे मार्केट को रिलायंस ने एक तरह से खींचा हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा हैवी वेटेज है और सबसे तेज मतलब चलने वाले शेयरों में है। तो इसलिए ये एक रिलायंस आज का विनर बन जाता है यहाँ पर। और कुछ एक रिफाइनिंग मार्जिन्स को लेकर भी रचित भाई थोड़ी सी एक अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि हमने देखा था कि चेन्नई पेट्रो में भी यही हाल हुआ है सर। वो रिजल्ट के बाद गिरा और फिर बहुत तेज चला है पिछले 1-2 दिन में। क्या हो क्या रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं कि रिफाइनिंग कंपनीज में कुछ पकड़ा हो, हम मिस कर रहे हो? नहीं विवेक सर, रिफाइनिंग कंपनीज में कुछ ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको बोलूं ना, आज के टाइम आप देखिए कौन सा स्टॉक नहीं चल रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप, सब देखिए आप एक अलग ही मोमेंटम में चल रहे हैं। एक लिक्विडिटी बेसिस रैली चल रही है। बाजार इतना ज्यादा बीटन डाउन हो गया था कि अपने उस सेपरेशन में सारी चीजें होती हुई दिखी थी। बट नॉट टू फॉरगेट कि क्या ये प्रॉब्लम्स खत्म हो गई? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और क्या यहां से हम एक ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट करते हुए नए हाइस की ओर जाएंगे? देखिए, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी जब तक चला रही है, लिक्विडिटी तो टीटीएमएल को भी चला रही है और लिक्विडिटी हिंदुस्तान मोटर्स को भी चला रही है। बट क्या वो फंडामेंटली ऐसे कुछ चेंज आ गए? नहीं। तो अब इसमें करना क्या चाहिए आपको? इसमें लेवल्स और स्टॉप लॉसेस के साथ जो भी आपको ट्रेडिंग बेट मिल रही है, मेड बी द चेन्नई पेट्रो और रिलायंस ऑफ द वर्ल्ड, फंडामेंटली प्रॉब्लम है, बनी रहेगी फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स। हम नहीं निकलने वाले प्रॉब्लम के बाहर। अभी हम स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल भी जाएगा, उसके बाद भी क्रूड कूल ऑफ नहीं करने वाला है। एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन इज द न्यू थिंग दैट विल बी रीलिंग अंडर। और आपको एक चीज मैं बताऊं विवेक सर, शायद लास्ट टाइम हम जब शो कर रहे थे तब ये बातें नहीं हुई थी।
मैं पिछले 1.5 महीने से चिपसेट की बात कर रहा था। एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आप देखें, उनके लास्ट वीक स्टेटमेंट आ गया कि भाई साहब हम तो प्रॉब्लम में आ गए, नहीं मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। बहुत शांति से गवर्नमेंट ने एक प्रोपोजिशन भी पास कर दिया जिसमें इनकी क्वालिटी कंट्रोल से भी इनको बाहर कर दिया गया है। और जहां ये कॉपर यूज कर रहे थे वहां इनको एल्यूमिनियम यूज करने के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। मतलब आप सब स्टैंडर्ड माल बना के भी बेचिए, बट बना के बेच दीजिए जो बिक रहा है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। और बहुत एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं। जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, एक मोमेंटम रैली है, इसको खेलिए, इसमें पैसे बनाइए, बट स्टॉप लॉस के साथ बनाइए। डोंट ट्राई टू ओवर रीड द मार्केट्स बिकॉज द मार्केट्स आर नॉट रनिंग एज पर द फंडामेंटल्स राइट। ठीक है। अब कुछ एक शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं। पहले एक ट्रिगर और रह गया, पश्चिम बंगाल वाला। पश्चिम बंगाल में आज आखिरी दिन की वोटिंग चल रही है। चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन आज एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। शरद सर, अगर एग्जिट पोल बीजेपी के फेवर में आते हैं, जो कि इस बार लोग कह रहे हैं कि भाई टफ फाइट है दोनों पार्टीज़ के बीच में, ममता बनर्जी की पार्टी के बीच में और बीजेपी के बीच में। ममता बनर्जी हमेशा जीतती रही हैं, तो अगर वो इस बार भी आगे रहती हैं तो मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? सेंटिमेंटली शायद आज मार्केट थोड़े से वहाँ से क्यूज़ लेने की कोशिश कर रहा है। और अगर बीजेपी जीतती है आज एग्जिट पोल में, तो क्या इम्पैक्ट होगा? कल का मार्केट कहाँ पर तक देखना चाहिए हमें? शरद सर तक चलिए आवाज, आई थिंक शरद सर से कनेक्टिविटी अभी हट गई है। रचित भाई, आप बताओ, पश्चिम बंगाल का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या मार्केट पर? देखिए, बहुत हद तक ना विवेक सर, हमने फर्स्ट राउंड ऑफ पोलिंग में ही एक इम्पैक्ट देख लिया था। जब हम देख रहे थे कि कोई भी कारण नहीं था, उस पोलिंग के बाद गिफ्ट निफ्टी 100 सवा 100 पॉइंट तेजी दिखा रही थी, क्योंकि 92% प्लस वोटिंग हुई थी। और बोल रहे हैं 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी, और जिस तरीके से आज के टाइम हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, वो जिस तरीके से एक पूरी की पूरी एग्रेशन में वहां पे चल रही है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग मच। और डेफिनेटली एक आपको ग्रीन साइड थोड़ा सा मूवमेंट जरूर देखने को मिल जाए अगर क्लियर केस मेजोरिटी आती हुई दिखे। बट उसमें एक प्रॉब्लम होगी कि कल आप एक मेजोरिटी की विक्ट्री की या ऐसे कोई बातें सोचते हुए गैप अप करेंगे, और फिर 3 दिन की छुट्टियों पे चले जाएंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 4th को जब आप मार्केट खोल रहे होंगे तो उस दौरान आपको रुझान आते हुए दिखेंगे। सो अगेन आई विल से डोंट रीड मच इनटू इट। अगर आपको ऊपरी लेवल देखने को मिले, एंड इफ यू हैव अ पोजीशन इन प्रॉफिट, ट्राई एंड बुक प्रॉफिट। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने तो देखा था ना 2024 सेंट्रल इलेक्शन में भी मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया था। अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती है, तो प्रॉफिट जहां हो रहा हो बुक जरूर करते रहना चाहिए। ठीक है शरद सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ये जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का रिजल्ट है, ये कितना डिसाइसिव हो सकता है मार्केट के लिए? क्योंकि हमने देखा आज जिस तरह का मूव है, क्योंकि आज एग्जिट पोल आ जाएंगे शाम को। आज आखिरी चरण के मतदान चल रहा है बंगाल में। कल की स्क्रीन कहाँ हो सकती है? अगर बीजेपी आगे आती है एग्जिट पोल के अनुसार, तो मार्केट उसको हमेशा पॉजिटिवली लेता है। आजकल की एक सत्ता जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरे प्रदेशों में भी जा रही है। या अगर ममता बनर्जी आती है, तो क्या ये जो प्रीमियम जा रहा है ये घटेगा? कैसे होगा मार्केट से कल का? बिल्कुल, देखिए, अगर बीजेपी यहाँ पर आती है तो एक बाजार को बहुत क्लियर सिग्नल जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, और जो फिस्कल पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसी है, व्हिचएवर वे गवर्नमेंट इज वेरी मच इन्वॉल्वड इन दैट एज वेल। तो यहाँ पर देखिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव व्यू रहता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन जो मेजर्स हैं वो रहेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो रहेंगे, और जो कैपिटल इन्फ्यूजन है पीएसयू बैंक्स में, व्हिचएवर वे जिस तरह की गवर्नमेंट सपोर्ट है एज फार एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कंसर्न्ड, वो सारी पॉलिसीज रिटेन रहेंगी। तो इसको एफआईआईज बहुत पॉजिटिवली लेंगे, एफआईआई इसको बहुत पॉजिटिवली लेंगे। इस पूरे गेमट में, इस पूरे सिनेरियो में आई थिंक 24,400 का ब्रेकआउट आपको मिलेगा, और वो मिलता है तो मुझे लगता है 24,990, तो क्लीन 2.5% का पुल बैक तो मुझे दिखता है। मुझे लगता है शायद ये पुल बैक अब तैयारी हो रही है 25,860 की तरफ, तो बाजार उसको धीरे धीरे डिस्काउंट कर रहा है। और इन एनी इवेंचुअलिटी, इन केस ये कुछ अनफेवरेबल रिजल्ट आता है, और जो बिल्कुल पॉसिबल है, लाइकली है, क्योंकि जो टीएमसी की
फुटहोल्ड है बहुत स्ट्रांग है बंगाल के अंदर, और जो अभी तक प्री ओपिनियन पोल्स भी आए हैं उसके अंदर भी दिखता है कि कहीं ना कहीं टसल है। मुझे लगता है कोई भी गिरावट जो अब यहाँ से आपको 23,950 के नीचे मिलेगी वो एक शार्प गिरावट होगी, बहुत क्लीन गिरावट आपको 23,155 तक मिलेगी। और मुझे लगता है कि दोनों साइड बहुत इंपॉर्टेंट कट्स के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अभी तक पॉजिटिव बायस है, नो डाउट देयर इज 9 आउट ऑफ 10 ऑड्स की ये बुलिश मूव ही रहेगा। मुझे लगता है 25,800 तक ये जा सकता है। इन एनी इवेंचुअलिटी गिरता है तो 23,950 का स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फिर गिरावट 23,155 तक आपको देखने को मिल सकती है। तो 23,950 ये एक डिसाइसिव लेवल होगा नीचे के लिए। देखिए ऊपर के लिए तो 24,400 के ऊपर निकलेगा तो फिर बहुत सारे बड़े बड़े लेवल्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन नीचे के लेवल भी आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर कोई नीजक रिएक्शन आता है, खासतौर से आज के एक इस बाउंस बैक के बाद अगर कोई रिएक्शन आता है, ज़रूरी नहीं कि अगर बीजेपी आ भी रही हो तो वो ये मार्केट बहुत तेज़ी चले, क्योंकि आज अगर चल गया है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है कल। तो ये भी थोड़ा सा देखना होगा कि एक गैप अप खोल के फिर प्रॉफिट बुकिंग करवा दें, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ एक शेयर्स पर AW एग्री पहले अदानी विल्मर हुआ करता था, इसके रेवेन्यूज़ में 18% का जंप देखने के लिए मिला, एबिटा में करीब 17% का जंप देखने के लिए मिला, एबिटा मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहे, नेट प्रॉफिट 54% बढ़ा है। रचित भाई ये बताएं, AWL एग्री ये जो पहले अदानी विल्मर हुआ करता था, इस पे आपका कोई टेक है? काफ़ी पिटा है ये शेयर जब से अदानी ग्रुप इससे बाहर गया है। देखिए काफी पिटा है, लोअर लेवल से एक सस्टेन मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। रिजल्ट्स थोड़े से ठीक लग रहे हैं और अब स्टैंस जिस तरीके से बन रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये जो मूवमेंट है कंटिन्यूड होता हुआ दिखे। 220 थोड़ा सा सप्लाई पॉइंट बन रहा है, बट 220 लेवल्स जैसे ही ये ब्रीच करेगा एक अच्छा गैप फिलिंग मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो 248 लेवल्स तक भी लेके चला जाए। जहां तक बात है, अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में कुछ भी करना चाह रहे हैं, उसका स्टॉप लॉस क्या निकल के आएगा, तो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है बहुत क्लियर केस 186। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है आप इसका अप ट्रेंड प्ले कर सकते हैं। ठीक है। शरद सर, अगला काउंटर बंधन बैंक। सर कल हम बात भी कर रहे थे इस काउंटर पर और आज देखिए 10% ऊपर आ गया, और हम यही बात कर रहे थे कि इस समय इस क्वार्टर में जो हाईलाइट है ना वो है प्रोविजनिंग, वो गेम प्ले कर रही है। किसी के NII NIMs इन सभी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। नेट इंटरेस्ट इनकम 1% ऊपर है, नेट प्रॉफिट 68% बढ़ा है, लेकिन प्रोविजनिंग आप देखो आधी रह गई है, 1260 से 677, और नेट NPAs भी इंप्रूव हुए हैं, 0.99% से घट के 0.97। तो नेट NPA इंप्रूव होना अच्छी चीज़ है, प्रोविजनिंग कम होना ये अच्छी या बुरी है भविष्य बताता है, ये हमने कल भी इसके बारे में बताया था। लेकिन बंधन बैंक सर फिलहाल बंधनों से मुक्त होता हुआ दिखा काउंटर ये, और आज तेजी की रफ्तार पकड़ रहा है। सर कहाँ तक जा सकता है और क्या सपोर्ट होने चाहिए? तो देखिए बिल्कुल एक आउट एंड आउट अच्छा रिजल्ट है, और डिस्क्लोजर है कि 160 के आसपास का बाय हमारा रिकमेंडेड है। 200 रुपये ऑलरेडी पहुंच गया है, और ये ऑलरेडी मुझे लगता है अभी भी 215 तक का टारगेट मेरा है, जो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट था। मुझे लगता है वहां तक भी काउंटर जाएगा। तो बिल्कुल अभी इसके अंदर किसी का लॉन्ग है तो, चूंकि ऑलरेडी एक इवेंट डिक्लेयर हो गया है, ओपन हो गया है, तो हो सकता है कंसोलिडेशन हो जाए, लेकिन अभी भी 215 तक का मिनिमम टारगेट है मेरा। बाय ऑन डिप्स का भी उसी जोन के ऊपर बनता है, 215 के ऊपर बनता है। अगर 215 के ऊपर ये काउंटर कभी सस्टेन हो जाए तब एक बार बाय ऑन डिप्स का। अभी तो एक पुल बैक रैली है पिछले महीने, अगर अप्रैल मंथ में देखेंगे तो बेस्ट काउंटर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी इन FNO बैंकिंग FNO सेगमेंट। 215 के ये और EU बैंक दोनों ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 215 के ऊपर निकलेगा तब एक शार्प पुल बैक रैली आपको 300 रुपए की तरफ देखने को मिलेगी। तो बाय ऑन डिप्स आपने प्ले कर लिया, अब 215 के ऊपर निकलेगा, बाय ऑन डिप्स आपने प्ले कर लिया। अब आप क्या करना है, 215 के ऊपर आप कोई भी डिप आपको मिले तो आप फर्दर बाय कर सकते हैं, और 300 रुपए का टारगेट आपको लेना पड़ेगा। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन यहाँ से लॉन्ग साइड पर 215 के ऊपर रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बंधन बैंक का ये थोड़ा सा
रीजनल टच वाला भी बैंक है उसी साइड का, बंगाल और मतलब कोलकाता और असम वगैरह उस साइड पर ज़्यादा इनका बिजनेस है। रशीद भाई, जो इनके साथ फंडामेंटली जो प्रॉब्लम्स थी इनका, आई थिंक 22-23 हज़ार करोड़ रुपए की इनकी बुक्स टेंटेड थी, उसमें फिर प्रोविजनिंग वगैरह हुई, उसमें बड़े किस्से कहानियाँ बनी थी और ये शेयर अच्छा खासा चलता था, 500-600 रुपये का टूट के मतलब 100-150 रुपये की रेंज में आ गया। आपको लगता है सब कुछ प्राइस इन हो चुका है? देखिए बहुत हद तक, क्योंकि जब हम ये प्रॉब्लम सारी की सारी देख रहे थे और सारी चीजें बनती हुई दिख रही थी, तब आरबीआई के नॉर्म्स विक्सर बहुत अलग किस्म के होते थे, ट्रांसपेरेंसी के थोड़े थोड़े इश्यूज होते थे। अब इतना ज्यादा मॉनिटरिंग हो गई है और सारा सिस्टम इन प्लेस आ चुका है। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कल जो हमने एक अनाउंसमेंट सुना जिसमें प्रोविजनिंग आपको पहले ही करनी होगी, वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर है। तो मैं समझता हूँ हाँ, फाइनली आउट द वुड्स आता हुआ लग रहा है। और मेरी समझ से ये अब एक अप ट्रेंड के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, एक री रेटिंग कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। गोइंग फॉरवर्ड इसमें अब आपको रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखेंगी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, और एक अच्छे मोमेंटम के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये रही बात बंधन बैंक की। अब अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, मदरसन सुमी वायरिंग। यहाँ पर बहुत सारे दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं। इसके नतीजों में 33% का जंप, रेवेन्यूज़ में, एबिटा में 1% का जंप, मार्जिन्स में एक 260 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली है, लेकिन नेट प्रॉफिट फ्लैट टू पॉजिटिव, करीब 1.5% ऊपर। शरद सर, ये काउंटर जब से कैपेसिटी एक्सपेंशन इसने पूरे किए तब से इसके रेवेन्यूज़ में जंप आया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पा रही है। कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है सर? तो देखिए जी, अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो काउंटर में स्ट्रेंथ ही है। मतलब एक बेस फॉर्मेशन करीब फरवरी 2025 में 31 रुपए के आसपास हुआ था, अभी 39 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है, लेकिन सबसे बड़ी सप्लाई 50 रुपए के आसपास है। और मुझे लगता है अभी जो लेटेस्ट जो पुल बैक आया है इस मार्केट के पुल बैक में, उसका बेस फॉर्मेशन करीब 35 रुपए के आसपास हो जाता है। तो अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस आपका 35 रुपए के नीचे ही लगना चाहिए। और इन एनी इवेंचुअलिटी 50 रुपए तक का पुल बैक आएगा, कोई टेक्निकल पुल बैक आएगा तो 50 रुपए तक आएगा। 39 रुपए का भाव है, आप स्टॉप लॉस 35 रुपए पे लगा कर रखें। ट्रेंड कंटिन्यूएशन लॉन्ग साइड पर कंटिन्यूएशन तभी आएगा जब 50 रुपए के ऊपर निकल जाएगा। उसके ऊपर निकल जाएगा तो ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी। लगता है शरद सर के साथ भी कनेक्टिविटी इशू आ रहे हैं। ये थोड़ा सा इंटरनेट आजकल ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। राशिद भाई, ये क्या हो रहा है? मतलब हॉर्मुज वालों ने वहाँ पे तार वार तो नहीं काट दिए? कल ये भी हंसी मजाक चल रहा था हमारे शो में। नहीं नहीं, तार वार तो नहीं काटे सर, बट रिपेयर एक इशू है। मतलब इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस रिपेयर, और वो ओके। रिपेयर अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम बनी हुई है। बट नॉट टू फॉरगेट, इसमें भी बोलते हैं ना, आपदा में अवसर, एक अवसर देखने को मिल रहा है सर। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट वॉर फुटिंग पे काम कर रही है, और सैटेलाइट इंटरनेट बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको पहुंचता हुआ देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि हम ये बात कर ही रहे हैं, तो एक स्टॉक जरूर है, इस पे हमें क्लियर केस फोकस रखना चाहिए, नेल्को। ये आप देखें जिस तरीके से पोजीशन है, ये भी इन इक्विपमेंट्स में काम करता है। आप देखें ऑफ लो ट्रेड कर रहा है, फंडामेंटली भी ये कंपनी अच्छी लगती है। नेल्को पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे बात करी और ये मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा हूँ, फर्दर के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। नेल्को, NELCO ना? NELCO। हाँ, जरा एक बार उसका चार्ट दिखा दीजिए। NELCO टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। बिल्कुल और बिल्कुल। लेकिन रचित भाई, मुझे जितना याद है ये प्रॉफिट में नहीं आती कंपनी, मुश्किल आती है। मैं जितना याद है, मैं एक बार देख लेता हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने इस काउंटर को देखा नहीं है। आ तो गई है प्रॉफिट में, लेकिन मतलब प्रॉफिटेबिलिटी वही है, 1 करोड़ का प्रॉफिट है सर। मतलब वैल्यूएशन वगैरह सब चेक हो गई ना सर? देखिए इसमें ये जरूर है कि अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 12 टाइम्स पे ये चल रहा है। और बट आप देखें जिस तरीके से अब ये धीरे धीरे ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है, और इस पर्टिकुलर केस में ना बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बनने वाला है ये। मतलब आप जो मोमेंटम देख रहे हैं, वैल्यूएशन कैचअप आपको होता हुआ दिखेगा। और अगर गवर्नमेंट को क्लियर के सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाना है, तो आप देखिए कितना बड़ा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री है। उसमें अगर ये सप्लाई अपनी चालू कर देते हैं सही ढंग से, तो आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है।
तो NELCO देखिए, चलिए इंटरनेट की बात हुई तो यहाँ पर और डिफेंस की बात हुई तो यहाँ पर नेल्को एक शेयर मिला हमें, लेकिन एक शेयर और अब देखिए आज थोड़े अच्छे वाले शेयर पे भी बात करते हैं। अब सीएट क्या रफ्तार पकड़ रहा है टायर इसका, आज रेवेन्यू 24% अप, एबिटा 53% अप, मार्जिन्स करीब 270 बेसिस पॉइंट अप, नेट प्रॉफिट 99 करोड़ से बढ़कर 244 करोड़, शानदार नतीजे रहे हैं। रचित भाई ये बताएं सीएट इसके मतलब आपको क्या लग रहा है सर, सीएट कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आज क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट मार्केट डर रहा था वो ऐसा नहीं दिखा। जनरली ये अपनी इन्वेंट्री रखते हैं सस्ते रेट की, तो उसका फ़ायदा मिला, बल्कि इनको शायद इन्वेंट्री गेन नहीं मिला एक तरह से। सर आज प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए या ले रखना चाहिए इसे? देखिए विवेक सर, इसमें ना एक चीज हमें समझनी होगी कि जितना इम्पैक्ट है आपको क्रूड का, वो अब आपको क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखें मार्च, फरवरी एंड मार्च से ही सारा फिएस्को होता हुआ दिखा है। और यूजुअली इनका जो इन्वेंट्री कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कुछ 15 डेज या अ मंथ पुराना होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। बट अगेन उसके पहले क्या ये और चमत्कार करता हुआ दिखा सकता है? बिल्कुल दिखा सकता है। लिक्विडिटी इज चेसिंग द स्ट्रीट, और जिस तरीके से पूरी की पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, आपको 4060 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक है शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, अभी के लिए शुक्रिया सर। आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, आपसे 12 बजे मुलाकात करते हैं और फिर जुड़ने की कोशिश करते हैं सर। अब हमारे साथ हल्दर साहब भी जुड़ रहे हैं, प्रदीप हल्दर जी PSG कैपिटल के हेड हैं। प्रदीप भाई गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग विवेक जी, आपको एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। जी प्रदीप जी, आज हमारी सोच ये थी कि आज आप स्टूडियो में जुड़ेंगे, लेकिन आज आप अपने स्टूडियो में बैठे हैं। क्योंकि आज इलेक्शन है ना, और आज मेरा अभी वोट भी देने जाना है, तो इस वजह से मैंने अच्छा, अभी कैंसिल वोट कर नहीं दिया। दिया आपने? आपके एरिया में आज है? नहीं, हाँ मेरे एरिया में आज है सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्या लग रहा है, हवा कहाँ की है प्रदीप भाई? सर हवा पूरा बीजेपी का ही है, ठीक है। अच्छा मतलब यहाँ पे हवा बोलो, मतलब आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर अभी कोलकाता में है, अब अमित शाह जी कोलकाता में है, अच्छा। सीबीआई डी, आप इलेक्शन कमीशन, सब लोग कोलकाता में ही है, ठीक है। और बाकी फिर भी ममता दीदी को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका ग्राउंड लेवल पे जो संगठन है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है। बीजेपी का उतना स्ट्रांग संगठन नहीं है, लेकिन हवा पूरा बीजेपी का है। ये तो अभी आप कोई भी आप देख लीजिए एग्जिट पोल, तो अभी आप दोपहर के बाद देख लीजिए, सब कुछ वहाँ पे बीजेपी बीजेपी आपको दिखेंगे। लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, एंड सिचुएशन में सब कुछ चेंज हो गया था। तो इस बार भी हवा तो पूरा बीजेपी का है, लेकिन ममता दीदी को हराना बहुत टफ है, इजी नहीं है। तो मतलब टफ फाइट है, एक की हवा हम्म। है एक की ग्राउंड है, मतलब धरती और हम्म। हवा में चल रहा है मामला। एक डिफरेंस ग्राउंड है। वर्क के सहारे हैं और एक हवा के सहारे हैं। अब देखते हैं, चलिए शाम को कौन सी आउटकम आएगा, वो एग्जिट पोल में कुछ कुछ तो समीकरण मिल जाएंगे। बाकी तो एक्चुअल रिजल्ट पर ही मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, कुछ एक शेयर्स पर बात हो रही थी, एक हमने सीएट पर बात की, अब मैं गार्डन रीच पर बात करता हूँ। गार्डन रीच में ज़बरदस्त आज मूव देखने के लिए मिल रहा है। रेवेन्यूज़ में 29% का जंप, एबिटा में 61% का जंप, मार्जिन्स में करीब 340 बेसिस पॉइंट का जंप और नेट प्रॉफिट में 24% का जंप। प्रदीप भाई, गार्डन रीच बहुत तेज चला है आज ये शेयर, कैसे दिख रहा है आपको? तो ये मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। इनफैक्ट मनी नाइन पे हमने बहुत पहले से कमेंट किया था कि स्टॉक जब 2000 पे रिसेंटली डीप में आया था ऑलमोस्ट, कि आपको 3000 अबव मिलेंगे। अभी मुझे लगता है कि ओवरऑल आप पैटर्न को देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो एटलीस्ट 3800 4000 से पहले तो बेचना नहीं चाहिए। तो प्रॉफिट बुक करने का कोई सलाह नहीं है, आप बिल्कुल वेट कीजिए। मुझे लगता है कि 3850 4000 ऑन द वे, फिर मैं वहां पे जाके एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने में कंफर्टेबल रहूंगा। लेकिन अभी फ्रेश, अभी मुझे लगता है कि वेट करना ही है। ठीक है, तो गार्डन रीच में एक अच्छा मूव मिला है। रचित भाई, कोई डिफेंस का और काउंटर है जो आपको लग रहा है कि गार्डन रीच के साथ साथ चल सकता है?
आइडिया फोर्ज पे नजर डाल सकते हैं विवेक सर। जिस तरीके से ओके। ये आज एक मोमेंटम में है, एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम, बहुत सारे इसने लेवल्स तोड़े हैं, अभी फर्दर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है 580 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है। 640 680 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, आइडिया फोर्ज पे नजर रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आइडिया फोर्स पर नज़र रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला काउंटर जहां पर कि हमने देखा कि रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, एमवी फोटोवोल्टिक। यहाँ पर देखें तो रेवेन्यूज़ में 62% का जंप, एबिटा में 58% का जंप। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ा सा डिप है, 90 बेसिस पॉइंट का, 33.7 से घट के 32.8 आए हैं। और नेट प्रॉफिट में 89% का जंप देखने के लिए मिला है। तो वैसे अगर आप एक केवल मार्जिन को छोड़ के अगर आप देखोगे तो रिज़ल्ट अच्छे ही देखने के लिए मिले हैं। काउंटर में आज 8% का मूव भी है। प्रदीप भाई, कहाँ जाता हुआ दिख रहा है ये काउंटर आपको? देखिए, ओवरऑल आईपीओ हाई बेस वाला ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है एंड वीकली चार्ट भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। डिस्क्लेमर है, रिसेंटली हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया था और अलग अलग चैनल पे भी आई थिंक डिस्कशन हुआ है। 335 340 जाने के लिए रेडी हो रहा है, बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, आप एक बार 265 के रेंज पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। और लास्ट एक साल से हमने देखा एक ट्रेंड जो कि मार्केट में कोई भी कंपनी थोड़ा भी बहुत फंडामेंटल बढ़िया है तो अगर आईपीओ हाई जब भी ब्रेकआउट लगाता है उसके बाद मिनिमम 35% 40% नॉन स्टॉप भागता है। अभी रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वेट करना चाहिए। 335 350 तक पोटेंशियल इसमें है। ठीक है, तो एमवी में यहाँ पर एक अच्छा मूव अभी भी एक्सपेक्टेड है और प्रदीप भाई की ग्रीन मार्क मिल गया है इस काउंटर के लिए। और बहुत अच्छा शेयर आज चला भी है और पीछे भी इसमें काउंटर में काफ़ी बज़ बना हुआ था। रचित भाई, कोई ऐसा शेयर जो कि अब रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ काउंटर आपकी रडार पर हो? सर देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से तो मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि एक अच्छा रनअप कर चुके हैं, तो कंटिन्यूड मूवमेंट जरूर इसमें देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉसेस के साथ हमें चलते रहना चाहिए। बट अगर पावर स्पेस की हम बात करें तो जहां आज प्रदीप भाई इलेक्शन करा रहे हैं वहीं की एक कंपनी है और कंटिन्यूसली हम इसको अपने कवरेज में रखे हुए हैं। लोअर लेवल से बहुत जगह बातें हो गई हैं, अभी भी और अपसाइड दिख रहा है। सीईएससी, कैलकाटा इलेक्ट्रिक, आप देखें बाकी सबने पार्टिसिपेट कर लिया। इसमें हल्का सा सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है 198 लेवल से, 198 को क्रॉस करेगा, 208 224 लेवल्स तक जा सकता है। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, इतने मोमेंटम के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे आता है, बट रखना है जरूरी। 178 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच किया जा सकता है। ये काउंटर है जो अच्छा लग रहा है।